अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि वीडियो पर बात करें, मैं चाहूँगा कि अपना मुख्तसर तारुफ भी आपसे कराता चलूँ। मैंने फैमिली प्रैक्टिशनर के तौर पे काम किया है और अब मैं अमेरिका में एज अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। इन वीडियो को बनाने का मकसद, उन चैनल को बनाने का मकसद भी यही है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दूँ, अवेयरनेस दूँ डिजीज़ के मुताल्लिक़, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से यानी किन अपनी ग़िज़ाओं को में क्या तब्दीली लाएँ, अपने लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस लाएँ, ताकि आप इन डिजीज़ से बच सकें। तो चलें शुरू करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कोलन कैंसर, या जिसे कोलोरेक्टल कैंसर के नाम से भी पहचाना जाता है। वो इसलिए कि ये एक बड़ी आंत का कैंसर है जिसमें कोलन और रेक्टम शामिल होते हैं, तो इसे हम कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं या कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी कहा जाता है। तो ये कैंसर जो है चौथा बड़ा कैंसर है यहाँ अमेरिका में। चूँकि इसका डेटा मौजूद है, लेकिन मैं नहीं जानता, और चूँकि डेटा इंडिया और पाकिस्तान के मुतालिक मौजूद नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता वसूख से कि इसका कौन सा नंबर है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ये एक प्रायोरिटी लिस्ट पर है डॉक्टरों की, और ये काफ़ी ऐसा कैंसर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें देखा गया है और ज़्यादा पाया जाता है। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो ऐसी बनाऊं जिसमें इसके मुताल्लिक, इस कैंसर से मुताल्लिक मैं आपसे डिटेल में थोड़ा सा बात करूं। हालांकि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई घंटे लग सकते हैं इस वीडियो में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर तौर पर आपको ये बताऊं कि इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी किन लोगों में ये कैंसर ज़्यादा पाने के चांसेस हो सकते हैं, किन लोगों में कैंसर ज़्यादा हो सकता है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या अलामात होती हैं, क्या साइन सिम्टम्स होती हैं जिनको आप मद्देनज़र रखना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी तशख़ीस जो है वो, या स्क्रीनिंग जो है, या डायग्नोसिस जो है वो किस तरह की जाती है और कब की जाती है। और इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट पर रोशनी डालेंगे कि इसका अगर डायग्नोसिस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये जो कैंसर है ये आमतौर पे जो देखा गया है ये बड़ी आंत में होता है, और ये पोलिप्स से अराइज होता है। यानी मैं अभी आपको पिक्चर भी लगा दूंगा पोलिप्स की और लार्ज इंटेस्टीन की, तो आप पे ज़्यादा बेहतर तौर पे ये वाज़ा हो जाएगा कि भाई ये एक्चुअली कहाँ होता है और पोलिप्स किसे कहते हैं। तो ये पोलिप्स जो हैं, जो ये पेडंकुलेटेड टाइप के होते हैं पोलिप्स, जो ये क्या होता है कि ये नॉन कैंसरस आमतौर पे होते हैं, लेकिन अगर स्क्रीनिंग के दौरान डॉक्टरों को ये पता चल जाए कि ये कैंसर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर ये वही तशवीश का बायस हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इनके रिस्क फैक्टर क्या हैं। देखें, एक जो रिस्क फैक्टर है वो है ओल्ड एज। जैसे जैसे एडवांस एज होती जाती है, कैंसर का खतरा बढ़ता जाता है। 50 साल के बाद इस कोलन कैंसर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए इसकी जो स्क्रीनिंग भी जो है वो 50 साल के बाद कराई जाती है। इस पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगा। इसके बाद क्या है, लो फाइबर डाइट। जी, हम देखें हमारे जो खाने पीने का आजकल स्टाइल है वो क्या है, उसमें फाइबर बहुत कम है। यानी सब्जियां वगैरह ऐसी चीज़ें जो कि फाइबर जिनमें होता है वो बहुत कम होती हैं। तो लो फाइबर डाइट भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। इसके बाद आती है जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री। जी हाँ, तो फैमिली हिस्ट्री जैसे किसी भी डिजीज़ में, किसी भी कैंसर में बड़ा ही काउंट करती है, तो यहाँ पर भी फैमिली हिस्ट्री बहुत काउंट करती है। और देखा गया है कि अगर आपके फर्स्ट रिलेटिव में कोलोन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर जो है डायग्नोसिस हुआ, तो आपको जो है इस कोलोरेक्टल कैंसर के होने के लिए बहुत ही, मतलब यू आर मोर प्रोन टू गेट कोलोरेक्टल कैंसर, यानी आपको इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से डॉक्टर जो हैं जब स्क्रीनिंग करते हैं तो वो बजाय 50 साल के वो आपको पहले आपकी स्क्रीनिंग करवाते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में ये मौजूद है। तो क्या बात हुई, जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद जो है वो ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी
बड़ा काउंट करती है। जी हाँ, वज़न का बढ़ना जहाँ मुख्तलिफ बीमारियों का बायस होता है, वहाँ ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर कोलोरेक्टल कैंसर का भी है। इसके बाद एक और चीज़ है जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है, सिगरेट का पीना जो है, ये भी एक कैंसर का बड़ा रिस्क पाया गया है। और अभी जो रिसर्च स्टडीज़ अमेरिका में हुई हैं, उन्होंने बताया है कि ये स्मोकिंग इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर एज वेल, जस्ट लाइक अदर। मैंने जैसे बात की ओल्ड एज और दूसरे लाइफ स्टाइल, लो फाइबर डाइट की तरह से, तो स्मोकिंग जो है ये ना सिर्फ हार्ट अटैक का एक बड़ा रिस्क फैक्टर बल्कि कोलन कैंसर का भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके बाद हम बात करेंगे आईबीडी। आईबीडी क्या है? ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है और इसमें डिजीज़ शामिल होती है जिसमें नुमायां तौर पर जो काबिल ज़िक्र आपने भी सुना होगा वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जिन लोगों में होता है न, ये डिजीज़ बाउल की आंत की डिजीज़ होती है, उनमें कोलन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी अलामात के मुताल्लिक़, साइन सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन उन अलामात पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये क्या होता है, मतलब कोलन की शक्ल क्या होती है, जो मैं पिक्चर में भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ बताता हूँ कि एक असेंडिंग कोलन होता है, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन होता है, फिर उसके बाद सिग्मॉइड कोलन होता है और फिर रेक्टम होता है। अच्छा, जो इसको राइट साइडेड कोलन कहते हैं, जबकि कोलन के राइट साइड पर ट्यूमर मौजूद हो, और लेफ्ट साइडेड कहते हैं जबकि कोलन के लेफ्ट साइड पर ये ट्यूमर मौजूद हो। तो राइट साइडेड कोलन कैंसर और लेफ्ट साइडेड कोलन कैंसर इसलिए बताना ज़रूरी है कि इसकी जो अलामात हैं वो भी इससे मुताबिकत रखती हैं, जो अभी हम बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं इसकी साइन सिम्टम्स अलामात के मुताल्लिक़। पहली जो अलामत है कि कोई अलामत नहीं है। देखें, ये कोलन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि कई साल तक जो है डोरमेंट रह सकता है या छुपा हुआ रह सकता है और इसकी कोई भी अलामत ना हो। और कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि अचानक ही पता चला कि उनको कोलन कैंसर है और इवन फैल भी गया। तो ये बगैर किसी अलामत के कई साल तक रह सकता है और उसमें कोई अलामत भी नहीं हो सकती। तो इसके बाद जो पहली बड़ी अलामत है जो मिलती है हमें, वो है एब्डोमिनल पेन या पेट का जो दर्द है। जी, ये क्या होता है? ये एक बड़ी इनिशियल सिम्टम है जो अगर लोगों में मिले तो सबसे पहली सिम्टम यही मिलती है कि वो शिकायत करते हैं कि हमें पेट का दर्द रहता है। ये किस वजह से रहता है? फुलनेस की वजह से। क्यों? इसलिए कि इस ट्यूमर ने बड़ी आंत को अंदर से, बड़ी आंत में ये मौजूद है और इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, इसने बड़ी आंत को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आपको पेन रहता है, दर्द रहता है, मुस्तकिल दर्द रहता है। मरीज जब क्लिनिक में आते हैं तो ये बताते हैं हमें मुस्तकिल दर्द है। क्यों? ये फुलनेस की वजह से। ये पहली बड़ी एक इसकी सिम्टम है जो ब्लॉकेज की वजह से होती है। इसके बाद दूसरी जो इसकी अलामत है वो क्या है? स्टूल की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। देखें, स्टूल की जो फॉर्म क्यों चेंज होती है? इसलिए कि जब इसने इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर दिया, ठीक, तो फिर क्या हो गया? उसका जो ल्यूमन है उसके अंदर जो है वो जगह नहीं होती स्टूल को पास होने के लिए, तो एक नैरो पैसेज मिलता है स्टूल को। इस नैरो पैसेज की वजह से क्या होता है कि जब आप स्टूल को पास करते हैं तो ये पेंसिल की शक्ल में पास होता है, क्योंकि जगह ही नहीं है उसको स्टूल पास होने के लिए, और तमाम जगह जो है किसने घेर ली? ट्यूमर ने घेर ली। तो ये पेंसिल की तरीके से पास होता है, बिल्कुल नैरो होकर। नंबर 3 क्या है? बावल हैबिट्स। आपकी जो स्टूल की हैबिट है कि भाई आप हर रोज़ स्टूल पास का होता है, आपको रोज़ाना दिन में 1 बार 2 बार, ये तब्दील हो जाती है। ये देखें, लेफ्ट साइडेड कोलन में अगर ये ट्यूमर हो तो क्या होता है? बावल हैबिट्स तब्दील हो जाती हैं। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है 2-3 रोज़ 4 रोज़, और कभी आपको डायरिया हो रहा है। तो आप ख़ास तौर पे जो लोग 50 साल से उम्र के ज़्यादा के जो लोग होते हैं, उनमें अगर ये तब्दीलियां हों कि कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, तो ये बड़ी वार्निंग साइन होती है। नंबर 5 अलामत क्या है? वज़न का कम होना। ये भी बड़ी अहम अलामत है इसकी। देखें, बग़ैर किसी वजह के वज़न कम हो रहा है और डॉक्टर ने देखा कि भाई और कोई वजह, आप खा पी नहीं रहे, क्या खाना कम खा रहे हैं, मसरूफ़ हैं, खाना नहीं खाते, क्या वजह? तो बग़ैर किसी वजह के अगर वज़न कम हो रहा है तो ये इसकी
बड़ी अहम अलामत है, याद रखें। नंबर 6 क्या है? ब्लड इन स्टूल, यानी आपके जो स्टूल है उसमें ब्लड मिलता है। देखें, लेफ्ट साइडेड ट्यूमर अगर है, लेफ्ट साइडेड कोलोन ट्यूमर अगर आप में है, तो जो ब्लड मिलेगा वो ब्राइट रेड होगा, बिल्कुल रेड की शक्ल में। आप हैरत में हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मेरे स्टूल में ब्लड आ रहा है। तो लेफ्ट साइडेड कोलन ट्यूमर में ये ब्राइट रेड होगा। और अगर राइट साइडेड कोलन ट्यूमर होगा राइट साइड में, तो ये क्या होगा? आपका स्टूल ब्लैक मिलेगा, जिसे मलीना भी कहते हैं। नंबर 6 एनीमिया। एनीमिया क्या है? ये खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। ये क्यों मिलता है? इसलिए कि जो ब्लड है वो स्टूल में जा रहा है और आपको खून की कमी हो रही है। तो इस एनीमिया को क्या कहते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ये बड़े नोट करने की बात है कि बहुत सारे लोगों में जो देखा गया है, उनको बिल्कुल ठीक है, वो क्लिनिक में आते हैं तो उनको कमज़ोरी हो रही है। ज़ाहिर है जब आपको एनीमिया होगा तो आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होगी खून की कमी की वजह से, ठीक है ना, सब जानते हैं। तो जब क्लिनिक में आया कि हमें कमज़ोरी महसूस होती है, कि तो उनका सीबीसी करवाया गया और ब्लड पिक्चर देखी गई, तो उनमें एनीमिया दिखाई दिया। तो एनीमिया का क्या रीज़न? और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इस तरीके से ये एक पहली अलामत भी हो सकती है आपको, बगैर और किसी दूसरी अलामत के। नंबर 7 क्या है? थकावट। जी, चूँकि आपको वीकनेस हो रही है एनीमिया की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आप थके हुए लगेंगे, हर वक्त आपको थकावट रहती है। ये भी लोग बताते हैं जब क्लिनिक में आके, डॉक्टर साहब मैं पहले ऐसा नहीं था, कुछ अरसे से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। नंबर 8 क्या है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी आपका पेट फूल जाता है। आप कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। और ये किस वजह से है? ये इसलिए होता है कि आपकी जो आंत है बड़ी, वहाँ पे ट्यूमर मौजूद है और वहाँ पर ये गैसेस भी मौजूद हैं, राइट? तो क्या है? पेट आपको फूला हुआ लगता है उस वजह से। नंबर 9 क्या है? टेनिसमस। देखें, टेनिसमस क्या है? ये एक अर्ज होती है, एक डिज़ायर होती है कि मैं स्टूल पास करूं, मैं टॉयलेट जाऊं, रेस्टरूम जाऊं। हालांकि क्या होता है? ये डिज़ायर ही होती है। आप क्योंकि जब हम स्टूल पास कर देते हैं तो हमें होता है कि हाँ भाई, हम रिलैक्स हो गए, अब हम स्टूल की हाजत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बरकरार रहती है, जिसे ये टेनिसमस कहते हैं। ये भी एक बड़ी अलामत होती है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे जाना चाहिए, स्टूल पास करना चाहिए, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर 10 क्या है? भूख का ना लगना और मतली और वॉमिटिंग। देखें, 80% लोग जो हैं, जो इस कोलन कैंसर के आते हैं, उनको भूख नहीं लगती। वो कहते हैं कि मुझे तो अभी 1 महीना हो गया, मुझे कुछ खाने का दिल नहीं चाहता, कोई भूख नहीं लगती। ये बड़ी इसकी अलामत हो सकती है। और इसके साथ साथ मतली और वॉमिटिंग, और उसका भी रीज़न बहुत आप समझ सकते हैं कि ज़ाहिर बात है, अगर किसी पाइप को ब्लॉक कर दिया है, बड़ी आंत को ब्लॉक कर दिया है, वहाँ पर से स्टूल ही पास नहीं हो रहा, आपका निज़ाम जो है हाजमे का, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं काम कर रहा, तो आपको नौजिया होगा, मतली होगी, वॉमिटिंग, अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसकी तशख़ीस के मुताल्लिक़, या किस तरह से स्क्रीनिंग इसकी होती है और डायग्नोसिस कैसे होती है। तो पहला जो टेस्ट है, जो कि कई अरसे से चला आ रहा है, वो है FOBT, यानी ये जो है किसी भी मुमकिना ब्लड को जो स्टूल में हो सकता है उसको डिटेक्ट करता है। लेकिन ये इतना कोई मोतबर टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव भी होता है। इसके बाद एक और टेस्ट है जो अभी न्यू टेस्ट है, अभी कुछ अरसे से, उसे कहते हैं ग्रेल टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये अर्ली डिटेक्ट कर लेता है कोलन कैंसर को। इसके बाद तीसरा टेस्ट जो है वो है फिट टेस्ट, या फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट। ये जो है ये भी एक नए टेस्टों में शामिल है और ये भी एक अच्छा टेस्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है कोलोनोस्कोपी एंड बायोप्सी के मुताल्लिक़। थोड़ा सा डिटेल बात करता हूँ। ये देखें, कोलोनोस्कोपी कब कराते हैं? 50 साल की उम्र में आमतौर पे। लेकिन अगर आपके फर्स्ट रिलेटिव्स में कोलोरेक्टल कैंसर की मौजूदगी पता चल चुकी है, इसलिए डॉक्टर पूछते हैं आपसे हिस्ट्री, तो बजाय 50 साल के आपके केस में वो 10 साल पहले से शुरू कर देंगे। यानी जब आप 40 साल के होंगे तो आपको कहेंगे क्योंकि आपके फर्स्ट रिलेटिव्स में कोलोरेक्टल कैंसर पाया गया, इसलिए आपको बजाय 50 साल के हम
40 साल में यानी 10 साल पहले शुरू कर रहे हैं। कोलोनोस्कोपी हर 10 साल के बाद कराई जाती है आमतौर पे, 50 साल, 60 साल, 70 से आगे कराई जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि फैमिली हिस्ट्री क्या है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो होता ये है कि तशखीस कैसे होती है इसकी कोलोनोस्कोपी के ज़रिए, कि जब कोलोनोस्कोपी करते हैं तो ये पूरे कोलोन को देखता है, यानी असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग कोलोन को ये कोलोनोस्कोपी के दौरान डॉक्टर देखते हैं। तो वहाँ पर अगर पोलिप्स मिलें, जैसे मैं जिक्र पोलिप्स मिलें, तो उन पोलिप्स को निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं कि ये कहीं कैंसरस तो नहीं है। तो अगर ये कैंसरस नहीं है तो ठीक है, आप 10 साल के बाद, 10 साल बाद आएँ, 10 साल के बाद आपकी कोलोनोस्कोपी होगी। लेकिन अगर ये जो पोलिप्स मिले और इनमें ये कैंसर का कुछ भी पाया गया कि ये प्री कैंसरस हैं या प्री मैलिग्नेंट हैं, तो फिर उन लोगों को फिर डॉक्टर हर 2 साल के बाद आमतौर पर बुलाते हैं। या डिपेंड करता है उनको और भी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह है तो हर साल भी बुला सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन से मुताल्लिक़ के को देखते हुए। तो बायोप्सी जो है जब कराएंगे तो वो एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस देते हैं कि भाई ये तो प्री कैंसरस है या ये पोलिप जो निकला ये तो कैंसरस है। तो उसके बाद डॉक्टर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोलन कैंसर जो है वो किस तरह से फैलता है और कहाँ जाता है। देखें, ये ब्लड के ज़रिए जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। जो अहम ऑर्गन जो ये मुतासिर करता है वो है लिवर या जिगर हमारी जिस्म का। तो जब ये लिवर में पहुंचता है तो उसके फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन का बायस होता है। उसके बाद क्या करता है, लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में पहुंचता है तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके बाद ये ब्रेन में भी पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचकर और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन का बायस हो सकता है। तो ये ब्लड के ज़रिए जाता है। और अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए जाए तो हमारी लिम्फ नोड जो होती हैं गर्दन के पास, जिस्म के दूसरे अज़ा पर, ये उनको मुतासिर करता है। डायग्नोसिस होने के बाद कैंसर की डॉक्टर 2 टेस्ट कराते हैं। एक नंबर 1 जो है वो है CEA या कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन टेस्ट। ये क्यों कराते हैं? ये इसलिए कराते हैं ताकि ट्रीटमेंट से पहले या सर्जरी से पहले वो ये देख सकें कि CEA का क्या लेवल है, और ट्रीटमेंट के बाद वो मुतवातिर ये चेक करते रहें कि इसका लेवल जो है बढ़ तो नहीं रहा। इस तरह से वो जो है कैंसर का जो रिकरेंस है यानी दोबारा कैंसर का होना उसको मॉनिटर करते हैं कि कैंसर को अगर हमने निकाल दिया सर्जरी के ज़रिए दोबारा तो नहीं आ रखे, तो वो इस टेस्ट के ज़रिए मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं। नंबर 2 जो टेस्ट कराते हैं वो है CT स्कैन कराते हैं। CT स्कैन जो है बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है कि कैंसर की स्टेजिंग करता है। यहाँ मैं तफसील से स्टेजिंग पे बात नहीं करूँगा। स्टेजिंग का मकसद ये होता है कि ये जो लार्ज इंटेस्टीन है बड़ी आंत से निकलकर ये अंदर कहाँ तक पहुँचा है, इसने कितनी लिम्फ नोड्स को लोकली इन्वॉल्व किया और आगे बढ़कर कितनी और मज़ीद लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व किया, ये स्टेजिंग के ज़रिए पता चलता है। तो ये CT स्कैन कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं CEA और जो CT स्कैन है वो किसी भी कीमोथेरेपी देने से पहले या सर्जरी करने से पहले ये 2 टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट का वो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो पोलीपेक्टोमी यानी पोलिप्स को निकाल देते हैं वो। अगर ये नॉन कैंसरस हैं तो बायोप्सी से पता चला तो डॉक्टर कहते हैं कि आप जो हैं 5 साल में आए क्योंकि आप में पोलिप्स पाए गए बजाय 10 साल के। ठीक, इसके बाद क्या सर्जरी करते हैं। सर्जरी में जिसे कहते हैं कोलेक्टोमी या हेमीकोलेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं कि एक कोलोन का जो पीस है जहाँ पर ट्यूमर मौजूद है उस पीस को निकाल देते हैं और उसके साथ साथ जो लोकलाइज उसके साथ इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड्स हैं उनको भी निकाल देते हैं, जिसे कोलेक्टोमी कहते हैं या हेमीकोलेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि अगर ये ट्यूमर, ये कैंसर रेक्टम में पाया जाता है जो कि आपका लास्ट पार्ट है इंटेस्टीन का, वहाँ अगर हो तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्यों? इसलिए कि
ریکرنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، بار بار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، ریکٹم کو ہی نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایڈجوونٹ تھراپی یا کیمو تھراپی۔ کیمو تھراپی ان لوگوں کو عام طور پہ دی جاتی ہے جن میں میٹاسٹیسس ہو چکا ہو، یعنی ٹیومر پھیل چکا ہو جسم کے دوسرے حصے میں، اور لمف نوڈز بھی متاثر ہو، یعنی جسم کی کئی لمف نوڈز بھی ہیں جو ہیں وہ متاثر ہو چکی، تو ان میں کیمو تھراپی شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، جو ہے اس سے پہلے بھی کیمو تھراپی شروع کی جا سکتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ آپ چاہیں تو اس کو اپنے فیملی سرکل، فرینڈ سرکل میں بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی یہ مفید معلومات کے متعلق آگاہی ہو، اویئرنیس ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو آنے والی نئی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔